हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सी टेट 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम 2016 का 6 to 8 का जो पेपर हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन एज इट इज़ विद ऑप्शन मतलब आपको देखने को मिल सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। तो इनको करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। सिर्फ राइट ऑप्शन यहाँ पर हम लेंगे तो भिन्नताओं को स्वीकार करके उससे महत्व देकर, ये सही है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, तो ये ABC आपके सही हैं। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु कार्य मानदंड निर्धारित करके, तो सिर्फ निर्देश देकर आपको छुट्टी नहीं लेना है, आपको पूरी तरह से बच्चे को ऑब्जर्व करना है, उसके जो भिन्नताएं हैं उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो आपका ABC जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो आपको पता है कि जो बच्चा देख नहीं सकता, जो बच्चा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी है, वही तो छू कर देखेगा। अदर जो बच्चे हैं उनको तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ किसके लिए होगी? छुओ और अनुभव करो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। प्रतिभाशाली बच्चा क्या होता है? हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो आपको भी रेडी रहना चाहिए कि उसको एक काम के बाद कौन सा काम देना है, ठीक है, और जो उसके चिंतन शैली है उसको भी प्रेरित करे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालयों में शिक्षार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। तो ये आपका गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। तो पुरस्कारों पर भी नहीं जाना है, दंड और पुरस्कार वाले जो ऑप्शंस हैं उनको नहीं लेना है आपको। सही पूछा है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो आपका C और D ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो हम B ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पर B में ही C और D लिखे हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ये ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण भिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। हर बच्चा अलग तरह से सीख रहा है, अलग समुदाय से आ रहा है, उसकी जो अधिगम शैली है, अधिगम को ग्रहण करने की जो शैली है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर D ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? सक्रिय और सरल होता है, ठीक है। 7th देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ पुरस्कार पर हो, अन्वीक्षण पर हो, छोटे छोटे खंड, ये सब चीज़ें नहीं हैं। ऐसे तरीके से जानकारी को देना है कि बच्चे को लर्न करने में, दोबारा से उसको रिवाइज करने में आसानी हो। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक हो सकता है, ठीक है। कि बच्चा होता है ना, अलग समाज संस्कृति से आया होता है, उसकी रुचि, उसका जो ज्ञान होता है वो अलग होता है। तो शिक्षक अगर उस चीज़ को जान समझ लेगा तो वो बच्चों को सही शिक्षण विधि से सिखा पाएगा, ठीक है। 10th देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये चारों ही चीज़ें जो हैं वो अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो ABCD आपका सही ऑप्शन है यहाँ पर B, ओके।
सार्थक अधिगम है, कैसा अधिगम है? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ये आपका सार्थक अधिगम के अंतर्गत आता है। 12th देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? नहीं है आपको बताना है। तो विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ये सार्थक अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्रभावशाली अधिगम नहीं है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है बताना है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है, विकास एक सिर्फ परिमाणात्मक नहीं होता है, ठीक है, ये व्यापक होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास भी होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? विकास गुणात्मक परिवर्तन है, ना कि मात्रात्मक और परिणामात्मक। ये सबसे लास्ट वाली लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 देखते हैं। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। कैसा हो सकता है बताइए? वंशानुक्रम और पर्यावरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है कि हम सभी जानते हैं ना कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। 15 देखते हैं क्या है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? विद्यालय कैसा है? समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। ये कैसा समाजीकरण हो जाता है? द्वितीय श्रेणी में आता है ये। और परिवार कैसा आता है? प्राथमिक में आता है। 16 की बात करते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो बच्चों के सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक के बारे में जीन पियाजे ने नहीं कहा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, तो ये भी नहीं कहा है उन्होंने। तो चरणों के बारे में बताया है कि हर 4 चरण उन्होंने तो खुद दिए हैं, है ना। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए, 5 नहीं किए, कितने किए? 4। तो डी आपका सही हो जाता है कि किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। उन्होंने 4 चरण बताए हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। 17 आते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। संरक्षण मतलब कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं, ठीक है। आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लीजिए। क्या बोला है उन्होंने कि जो भौतिक गुणधर्म है वही रहते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की 4 अवधारणाओं में से तीसरी अवस्था, कितनी अवधारणाएं, कितने चरण? 4। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं के बारे में सीखता है जो विलोमीयता, संरक्षण और क्रमबद्धता है, ठीक है। 18 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है कि आपको पता है संगीत, तो वायलिन और वादक जो है वो संगीत से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। भाषिक मतलब जो कवि, अंतर्वैयक्तिक यानी कि मूर्तिकार, और स्थानिक कैसे होते हैं? जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों को स्थान के बारे में ज्ञान होता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं यहाँ से। 19 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? निज भाषा के बारे में बात की है कि भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा किया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ठीक है। 20 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है, ठीक है। इसी में से एक यह है कि उन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही दोहरा दिया। 21 निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको उसकी अवधारणात्मक समझ को ही नहीं देखना है, उसकी चिंतन प्रक्रियाओं को ही नहीं देखना है, आपको उसको पूरा ऑब्जर्व करना है, तभी तो आप उसके बारे में समझ पाएंगे।
कि बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है और उसके लिए कौन सी शिक्षण विधि ज़रूरी है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बाल केंद्रित मतलब बालक से केंद्रित, तो बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या अनुभव कर रहे हैं, उनकी क्या योग्यता है, उनकी क्या रुचि है, सब कुछ केंद्र किस पर होगा, बच्चे पर होगा। ठीक है, 23 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन्होंने अहम केंद्रित भाषा बोली है बच्चे के लिए पियाजे ने, और वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, निज भाषा के बारे में बोला है। 24 विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है, तो लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। दादी अपने ज़माने की बात कर रही हैं, जो कि आजकल भी कॉमन है, घरों में सुनने को मिल जाता है कि ऐसा बिहेव करोगे तो भैया शादी कौन करेगा, है ना। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। सही है। आकलन तभी सार्थक है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। तुलना तो नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी बिल्कुल। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ये भी सही है। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय भी नहीं दिखाना है भाई। तो आपका यहाँ पर ए और सी ऑप्शन सही है। ठीक है। 26 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। समावेशी शिक्षा हर तरह का बच्चा, ये हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें हर तरह का बच्चा होगा, तो आपको उनके अनुसार ही वहाँ पर पढ़ाना होगा। ठीक है। 27 देखते हैं कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। सही ऑप्शन आपका डी है। यहाँ पर हमें सिर्फ सांस्कृतिक जानकारियों की नहीं देखना है, आपको पूरे सर्वमान्य तरीके हर तरह से बच्चे को विद्यार्थियों के साथ में व्यवहार करना होगा। वो सिर्फ सांस्कृतिक नहीं होगा, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि आदि की अनदेखी कर जो छात्रों में हीनता या अहम की भावना पैदा करती हैं उनको नहीं देखना है। एक ऐसे सार्वभौमिक तरीके से शिक्षण प्रक्रिया का संचालन करना है जो सभी बच्चों के लिए सुलभ व सर्वमान्य हो। ठीक है। क्योंकि बच्चे हर तरह से अलग अलग स्थितियों से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, समाज से आते हैं। आपको सिर्फ एक तरीका चूज़ करना है जो सभी के लिए सही हो। 28 निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। समीप दूराभिमुख दिशा मतलब निकट से, समीप दूराभिमुख दिशा मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जाना समीप दूराभिमुख दिशा कहलाती है। सिर पदाभिमुख दिशा, ये तो सभी को पता है, सिर और पैर। ठीक है। अंतर्व्यक्तित्व भिन्नताएं मतलब विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतराव्यक्तित्व भिन्नताएं मतलब किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। ठीक है। तो आप ये सभी समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। तो 28 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर होता है आपका ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर क्या है इसका। अब 29 की तरफ बढ़ते हैं कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संज्ञान और संवेग जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। एक्सप्लेनेशन, मनुष्य शैशवावस्था से ही संवेगात्मक क्रियाएं करने लगता है। जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है और उसमें संज्ञानात्मक समझ विकसित होती जाती है, वैसे वैसे वह संवेगात्मक क्रियाओं में शोधन व नियंत्रण करने लगता है। ठीक है। तो दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। समवयस्क मतलब जो साथ के बड़े लोग हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।